दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि किस आधार पर केजरीवाल को जो ट्रायल कोर्ट है वो बेल दे सकता है, क्योंकि वही सारे के सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दिए गए थे और हाई कोर्ट ने तो 106 पेज के जजमेंट में उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करते हुए केजरीवाल की बेल को मना कर दिया था। लेकिन उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को और उन्हीं तथ्यों को ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज करके बेल दे दी और ये कहा कि साहब ये जज का डिस्क्रिशन है। अब इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर जुडिशरी मनमर्जी करेगी तो न्याय कौन देगा। अब ये बात सही है कि कानून में जज का एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर क्या इतना अलग हो सकता है कि जिन तथ्यों को ध्यान में रखकर हाई कोर्ट मतलब बेल डिनाई कर दे और एक्यूज्ड को जेल भेज दे, वहीं पे ही ट्रायल कोर्ट उन्हीं तथ्यों और उसी आर्ग्यूमेंट के आधार पे किसी को बेल दे दे? क्या इतना विरोधाभास दो जजमेंट्स में हो सकता है? आज ये इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने है। लेकिन बाकी जनरल बातें करने की जगह आज हम फोकस करेंगे केजरीवाल को जो ऑर्डर दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा कि उनको बेल दे दी गई है और वो जेल से जा सकते हैं। बाद में हालांकि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था वो क्या कहता है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे और आपको एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक, ये समझना जरूरी है कि किस तरह से लोअर कोर्ट में आपको या किसी को भी अपने मुद्दों को अगर रखना है तो किन बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर डिस्क्रिशनरी पावर इतनी अलग हो जाती है जिसके कारण एक्यूज छूट जाए, तो फिर जो गरीब आदमी है, जो कमजोर आदमी है, जो बड़े वकील नहीं रख सकता, क्या वो न्याय की उम्मीद कर सकता है? आज सवाल ये भी हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आज हम केजरीवाल के फेवर में जो ऑर्डर दिया था ट्रायल कोर्ट ने, हम उसकी फाइंडिंग्स की चर्चा करेंगे कि क्या आधार लिया उन्होंने और क्या वो आधार उचित है या नहीं है। क्योंकि हमें इस तरह के जो डिस्कशंस हैं, चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर हो, जजेस के ऑर्डर हो, कोई भी भगवान नहीं, गलती सबसे हो सकती है। और जैसा जजेस कहते हैं कि हम तो वही फैसला देंगे जो एविडेंस हमारे सामने रखे जाएंगे। हम ना तो अपनी तरफ से कोई एजम्पशन करेंगे, ना हम कोई ऐसा एविडेंस मानेंगे जो हमारे सामने नहीं। लेकिन आज की दुनिया में, आईटी की दुनिया में, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप टच एंड फील नहीं कर सकते। और इस तरह के जब करप्शन के केसेस होते हैं, वहां पे जो प्राइम एक्यूज होता है, ये जो कॉन्स्पिरेटर होता है, जो इस पूरी घटनाक्रम के पीछे मास्टरमाइंड होता है, वो जनरली सामने नहीं आते हैं। तो इस स्थिति में क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे मास्टरमाइंड इनोसेंट हैं? क्या हम ये मान के चले? इसीलिए इस ऑर्डर को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके साथ और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगा। और अभी तक जितने मैंने वीडियो बनाए हैं, आप पहले वीडियोस भी देख सकते हैं। और केजरीवाल से संबंधित जितने भी कोर्ट्स में ऑर्डर आए हैं या जो एक्टिविटीज हुई हैं, उनके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है केजरीवाल नामा। आप उसमें जाके केजरीवाल से संबंधित पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। एक जगह आपको इस पूरे केस की डेट बाय डेट पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो पूरा केस इन डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। हर एक्टर जो इस पूरे लीकर घोटाले में शामिल है उसका रोल समझ में आएगा, एविडेंसेस समझ में आएंगे। तो इसीलिए आज का ये जो एनालिसिस है ये महत्वपूर्ण है कि क्या ट्रायल कोर्ट के जज को ये सब एविडेंस इनसिग्निफिकेंट लगे या उन्होंने इनको इग्नोर किया, ये समझना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये 26 पेज का जजमेंट है। मैं पूरे 26 पेज नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, मुझे पता है इसमें कई घंटे लगेंगे अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ फाइंडिंग्स पे फोकस करूंगा और उन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पे जिसने इस पूरे केस में एक नया एंगल देने का प्रयास किया, लेकिन क्या वो उचित था या नहीं, ये मेरे अपने व्यू हैं। मैं किसी जज को या किसी इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ
ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हर पहलू को कई एंगल से देखें ताकि हम सच्चाई को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर हम फाइंडिंग्स में जाते हैं जो पेज 15 से शुरू होती है, करीब आधा जजमेंट फाइंडिंग्स का है 26 पेज में से। जज साहिबा ने यह कहा कि जो सीआरपीसी है, जिसमें सेक्शन 439 है जो बेल का प्रावधान देता है, उसमें उन्होंने कहा कि साहब अगर कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो जज है वो अपनी जो एक्यूज्ड को रिलीज कर सकता है विद सर्टेन कंडीशंस इफ रिक्वायर्ड। अब सवाल इस बात का है कि ये जज का डिस्क्रिशनरी पावर है, ये बात हमें समझनी होगी। लेकिन जो सेक्शन 45 है पीएमएलए एक्ट के तहत, जिसके अंदर ईडी का फॉर्मेशन हुआ है, वो साहब ये साफ ये कहता है कि आपको दो कंडीशंस माननी होंगी। पहली बात तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो ईडी के वकील है, आपको उनसे पूछना होगा कि क्या इस व्यक्ति को हम बेल दे दें, आपको एतराज तो नहीं होगा। आप संजय सिंह का मामला देखिए, वहां पे ईडी ने कहा था हमें कोई एतराज नहीं, आप संजय सिंह को बेल दे सकते हैं। वहां ईडी ने कहा और कोर्ट ने बेल दे दी। यहां पे ईडी ने कहा कि नहीं, केजरीवाल को हम बेल नहीं दे सकते, मामला संगीन है, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, बाहर जाके एविडेंसेस के साथ छेड़खानी कर सकता है, क्योंकि अभी तो 100 करोड़ में से हमारे पास 45 करोड़ की डिटेल आई है, करीब 40-45 करोड़ की। 60 करोड़ अभी हमें और ढूंढने बाकी हैं, और ये सारे एविडेंसेस अभी तक छुपे हुए हैं क्योंकि केजरीवाल पासवर्ड तो दे नहीं रहे। हो सकता है कि ये बाकी 60 करोड़ क्रिप्टो करेंसी में हो, किसी फॉरेन अकाउंट में हो, किसी और के पास हो। हम हिंदुस्तान की 144 करोड़ आबादी का तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते। और जब इस तरह के एविडेंसेस डिजिटल हैं और वो लॉक्ड है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमें टाइम तो लगेगा। ये बात भी ईडी ने कोर्ट में कही, लेकिन उसको दरकिनार किया गया। दूसरी जो कंडीशन है वो ये, अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि केजरीवाल इनोसेंट है, तो वो उसको बेल दे सकते हैं, क्योंकि यहां पे ये बात भी कोर्ट को माननी होगी कि ये व्यक्ति बाहर जाके कोई और क्राइम नहीं करेगा और किसी तरह के एविडेंसेस के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। जब ये बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो जज महोदया का जो पैरा 15 में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। द स्पिरिट ऑफ द सेक्शन गिव्स डिस्क्रिशन टू द कोर्ट टू ग्रांट ए बेल, however imposing of certain conditions and restrictions upon accused is also an aspect of such discretion। अब सवाल इस बात का है कि जो जज महोदय हैं उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल किया, हालांकि कंडीशंस लगाई उन्होंने बेल की एप्लीकेशन में, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं कि आप छेड़खानी नहीं करेंगे, आप किसी और को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, ये सब रूटीन बातें, इसके अंदर कुछ कहने का रहता नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ईडी की बात को ना मानते हुए जज महोदया को यह लगा कि साहब केजरीवाल गिल्टी नहीं है, लेकिन उसी मुद्दे पे हाई कोर्ट को यह लगा कि केजरीवाल गिल्टी है, उसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि हाँ कुछ तो सस्पिशन है, इसीलिए तो उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे क्या आर्ग्यूमेंट्स देखे या तथ्य देखे ट्रायल कोर्ट के जज ने, जो जूनियर मोस्ट है इन हायरार्की, कि उनको लगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ एरर है। इस बात को हमें बैक ऑफ माइंड रखना पड़ेगा जब हम इस केस को समझने का प्रयास करेंगे। साथ में उन्होंने ये कहा कि साहब इतने सारे हजारों पेज के डॉक्यूमेंट दे दिए, हमारे पास अभी ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है, हम तो सिर्फ ओरल आर्ग्यूमेंट्स पे जा रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके पास डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, ईमेल्स हैं, बाकी कन्वर्सेशन है, और वो हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो गए? क्या ये एविडेंसेस इनवैलिड हो गए? क्या जज को ये कहने का अधिकार है कि 1000 पेज है और हमारे पास टाइम नहीं है? However, it is not possible to go through these thousands of pages of document at this juncture, and this is the duty of the court to work upon the matter whichever comes for consideration and pass the order in accordance with the law। मतलब आप कागज नहीं देखेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप ऑर्डर पास करेंगे, आप एविडेंसेस को क्रिटिकली एनालाइज भी नहीं करेंगे क्योंकि वो हजारों पेज में है। तो अगर क्राइम इतना सिस्टमैटिक हुआ है, एविडेंसेस इतने ज्यादा हैं, तो
डॉक्यूमेंट भी होंगे। यहां तो छोटे छोटे केस में हजारों पेज बन जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा केस है और बहुत सारे विटनेस हैं, करीब 400 450 विटनेसेस हैं, या जो जिनके इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, जिनको क्रॉस एग्जामिन किया है ईडी ने। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें देखना होगा। साथ ही साथ जज महोदय ने बहुत सारे फिलोसॉफिकल बातें करी, जैसे उन्होंने कोट किया कि साहब बेंजामिन फ्रैंकलिन said cannot be ignored that it is better that the 100 guilty person should be escaped than an innocent person should suffer। तो यहाँ पे केजरीवाल इनोसेंट है और बाकी जितने एक्यूज्ड हैं वो सब भी इनोसेंट हैं एक हिसाब से। तो जो मास्टरमाइंड है वो इनोसेंट हो गया। क्यों है मास्टरमाइंड? पिछले वीडियो को आप डिटेल से समझिए। मैंने इस बात को कई बार कहा है कि कोई भी पॉलिसी बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के बन ही नहीं सकती, और पॉलिसी बदल दी, स्टेट का नुकसान हो गया, स्टेट के रेवेन्यू का लॉस हो गया, लेकिन केजरीवाल गिल्टी नहीं है। और दूसरी तरफ जिन व्यापारियों को फायदा हुआ उनसे 100 करोड़ की रिश्वत भी ली गई, और ये भी सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन स्टिल केजरीवाल इज नॉट ए मास्टरमाइंड। ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि साहब इफ एन एक्यूज्ड has underwent the atrocities of a system till his innocence is realized, he could never be able to conceive the justice as actually done in his favor। कहने का मतलब है कि साहब आप जो इनोसेंट है उस पर एट्रोसिटीज कर रहे हैं, मतलब केजरीवाल अगर जेल में है तो वो एट्रोसिटीज है, क्योंकि वो इनोसेंट है टिल प्रूवन गिल्टी। ये आर्ग्यूमेंट ट्रायल कोर्ट का है, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो भी एविडेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल नो डाउट, अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने कोट किया कि नो डाउट सीरियस एक्यूजेशन हैव बीन मेड बट ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड। तो भाई कन्विक्ट तो बहुत बाद में होता है, ट्रायल के बाद कन्विक्शन आता है, पहले दिन तो कन्विक्शन होता नहीं। और अगर ये कन्विक्ट हो भी जाता, क्योंकि मैटर तो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, तो अगर ये लोअर कोर्ट में कन्विक्ट होता, हाई कोर्ट में कन्विक्ट होता, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्ट अगर हो जाते, तो आपका तो नंबर ही नहीं आता ट्रायल कोर्ट का दोबारा, क्योंकि एक बार जब जजमेंट फाइनल हो गया तो आपके पास वापस क्यों आता कोई। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि अगर ट्रायल कोर्ट में मुद्दा आया है, इसका मतलब अभी वो पर्सन कन्विक्टेड नहीं है। लेकिन कानून क्या बोलता है, हमें यह भी समझना होगा। पीएमएलए का कानून जो है इंटरनेशनल गाइडलाइन पे बना हुआ है। पीएमएलए का कानून भारत सरकार कभी नहीं चाहती, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। 2002 में जब ये बना, 98 में जो एक कन्वेंशन हुआ कि भाई दुनिया में ब्लैक मनी और एक्सटॉर्शन मनी, ड्रग मनी को कंट्रोल करना है, जो यूएन के कन्वेंशंस थे उसके आधार पे भारत में पीएमएलए एक्ट बनाना पड़ा। ये संसद की समझ नहीं थी या भारत का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चाहता था, एक्सेप्ट करिए इस बात को। ये अंतरराष्ट्रीय दबाव के अंदर ये कानून बना है, और जितनी भी इसकी डेफिनेशंस है और प्रोविजंस है वो अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से है। ये बात हमें समझनी होगी। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि जब पूरी बात ये चल रही थी तो ये भी कहा गया कि साहब 40 करोड़ मिले हैं, 60 करोड़ अभी ट्रेस होने बाकी हैं। ऑन दिस एस्पेक्ट ईडी फेल्ड टू क्लैरिफाई as to how much time is required for tracing out the complete money trail। ये लोअर कोर्ट का आर्ग्यूमेंट, जिसके आधार पे उन्होंने बेल दी। सवाल इस बात का है कि क्या एक व्यक्ति जो पासवर्ड शेयर नहीं कर रहा है, कई लेयर्स में काम किया गया है, कई एजेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है, वो अननोन लोग हैं, तो क्या ये कोई भी जज बता सकता है कि कितने दिन में इसका ऑर्डर आ जाएगा, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बता सकती हैं कि एविडेंस कब मिल जाएंगे? क्या जुडिशरी भी अपने ऑर्डर पे टाइमलाइन लगा सकती है कि हम 3 दिन में जजमेंट दे देंगे? क्या ये हो सकता? क्या कोई भी इन्वेस्टिगेशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आके आप टाइम बता सकते हैं शुरुआत में ही कि कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? क्या ये ट्रायल कोर्ट के जज का ऑर्डर या जो एजम्पशन है कि आपने टाइम नहीं बताया कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, क्या ये लॉजिकल है? उस मामले में जहां पे मनी ट्रेल्स के कई डायरेक्शन हैं, और यहां तो सीधी सी बात है, कोई क्राइम और मर्डर तो हुआ नहीं, कोई जेब नहीं कटी, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो आप बता सको कि सर हम इतने दिन में लोगों को पकड़ के हम एग्जामिन कर लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये सवाल कहां तक उचित है कि हमें ये बताइए कि ये ट्रायल कब तक खत्म हो जाएगा।
दूसरा आर्ग्यूमेंट जो ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा, वो लाइन में आपके लिए पढ़ता हूं। On this aspect, ED has failed to clarify how much time is required for tracing out the complete money trail. Meanwhile, thereby that until and unless this exercise of tracing out remaining amount gets completed by ED, accused is supposed to be remain behind the bars, that too without proper evidence against him. तो जज महोदय का ये कहना है कि आप 60 करोड़ की बता नहीं रहे, आप कब तक कंप्लीट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 40 करोड़ की डिटेल मिल गई, क्या वो इनसिग्निफिकेंट है? ये लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि 100 में से 40 करोड़ पता लग गया कि कैसे और कहां तक पहुंचा और उसमें केजरीवाल का क्या रोल था। ईडी के आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर करके जज का ये कहना कि आपने बाकी 60 करोड़ की बात नहीं करी, इसलिए मैं केजरीवाल को इनोसेंट मानती हूं। एंड दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ईडी इज नॉट एक्सेप्टेबल। कहीं से भी ये बात लॉजिकल लगती है? मुझे तो नहीं लगती। अब 60 को छोड़ दीजिए ना, वर्क इन प्रोग्रेस है। 40 करोड़ की डिटेल तो मिल गई, उसको आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? सवाल इस बात पे आता है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि जो पैरा 24 है ऑर्डर का, वो अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है। ईडी इज अगेन प्रेसिंग अपॉन कि जो कंडीशंस हैं बेल की, उसको लेके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि दूसरी बात, जो ईडी के पास मटेरियल थे वो जुलाई 2022 के अवेलेबल थे और अगस्त 2023 में, विच शोज मेलाफाइड ऑफ ईडी एंड ईडी हैज फेल्ड टू आंसर दिस ऑब्जेक्शन टू द एप्लीकेंट। उनका यह कहना है कि जुलाई 2022 में आपके पास एविडेंस आ गए थे, आप अगस्त 23 तक आपने जब सम्मन भेजने शुरू किए, आपके पास पूरा 1 साल था। इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एविडेंस जुलाई 2022 में आ जाता है, एक सीनियर पर्सन सिटिंग चीफ मिनिस्टर को क्या सीधा जाके मैं अरेस्ट कर लूं? क्या मैं उन एविडेंसेस को क्रॉस वेरीफाई नहीं करूंगा? क्या उसमें टाइम नहीं लगेगा? क्या मैं इस पूरे केस में जितने भी रेलेवेंट लोग हैं उनको बुला के पूछताछ करके एविडेंसेस इकट्ठा करके, क्या ये मैं प्रयास नहीं करूंगा एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कि मैं केस को फुल प्रूफ बनाऊं, उसके बाद में अरेस्ट करूं? या सीधा जाके किसी ने कहा कि केजरीवाल का हमने देखा कि वह फेस टाइम पे था और मैं जाके सीधा सीएम को पकड़ लूं? क्या उसके बाकी जो रिलेवेंट एविडेंसेस है उसको इन्वेस्टिगेट करने में टाइम नहीं लगता? ये आर्ग्यूमेंट भी मुझे कोई लॉजिकल समझ में नहीं आया कि जज महोदय क्या कहना चाहती हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि साहब, जब ईडी के वकील ने कहा कि साहब इन्वेस्टिगेशन इज एन आर्ट, आप अगर किसी अक्यूज्ड को किसी ट्रैप में लाते हो ताकि वो सच उगले, ये इन्वेस्टिगेशन में होता है। इंड्यूसमेंट दिए जाते हैं कि भाई सच बोल दे, कोर्ट से तेरे को बेल मिल जाएगी या तेरे को रिलीफ मिल जाएगा, सच तो बता। कभी कभी जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं वो सच नहीं बोलते, लेकिन अगर उनको ये लालच होता है कि देखो मैं परिवार के साथ चला जाऊंगा, मेरे को रिलीफ मिल जाएगा, मैं ज्यादा समय जेल में नहीं रहूंगा, तो सच उगलने लगते हैं और एविडेंस बताने लगते हैं। ये एक तरीका है। कोर्ट ने कहा कि साहब इस तरह से तो आप किसी को भी एक्यूज बना दो। भाई एक्यूज बनेगा तो जब कोई भी आदमी आपके खिलाफ एविडेंस दे रहा है, पहली बात तो कोई भी अगर अप्रूवर बनता है तो वो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं बनाती है, कोर्ट बनाती है। दूसरा, उस अप्रूवर को कभी भी फेस वैल्यू पे नहीं लिया जाता। जो भी वो बताता है वो मिसलीड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को, लेकिन अप्रूवर हमेशा जो भी वो बताता है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि ये सच बोल रहा है या नहीं। अगर किसी ने कहा कि एविडेंस उस कमरे में पड़ा है, ये थोड़ी मान लिया कि हाँ पड़ा है। पुलिस जाके पहले तफ्तीश करेगी, देखेगी कि एविडेंस है या नहीं है। अगर है, इसका मतलब अप्रूवर सच बोल रहा है। शायद पुलिस उस कमरे तक कभी पहुंच ही नहीं पाती, उस व्यक्ति तक कभी पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि उनकी रडार में नहीं था। लेकिन इस तरह के अप्रूवर इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करते हैं, और बदले में अगर आप उनको रिलीफ नहीं दोगे तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्यों हेल्प करेगा? और ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, ये कोई आज की बात नहीं है, तो 100 साल पुराना तरीका है इन्वेस्टिगेशन का। ये बात तो हमेशा कही जाएगी। तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट भी जो जज का है वो समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ विजय नायर के बारे में ये कहा गया कि साहब ये तो अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, मेरा इससे क्या लेना देना। बात सही है, केजरीवाल के पास तो कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं, कोई कागज वो साइन नहीं करते थे, तो कोई भी आदमी टेक्निकली दिल्ली सरकार का कोई भी व्यक्ति केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता। ये बात तो आपको क्लियर है, सिर्फ मंत्री रिपोर्ट करते हैं।
इसका मतलब यह है कि दिल्ली में कुछ भी हो रहा है उसमें केजरीवाल का कोई से नहीं है। वो सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करेंगे और उनको किसी भी अधिकारी को डायरेक्ट ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी तो उनको रिपोर्ट कर नहीं रहा। क्या ये केजरीवाल मानने को तैयार है कि उन्होंने आज तक किसी अधिकारी को कोई डायरेक्शन नहीं दी है? क्या किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया विदाउट मिनिस्टर्स? अगर ऐसा है तो वो बात भी सामने आनी चाहिए। तो जज का ये कहना कि साहब ये सिर्फ वहां रहता था, विजय नायर मंत्री के घर में रहता था और बगैर सीएम की कंसेंट से रहता था, पॉसिबल है? दूसरा, होटल के जो पैसे दिए चंद्रप्रीत ने, ये कैसे प्रूफ होगा कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है? अरे भाई, हवाला ने जब जाके चंद्रप्रीत को पैसे दिए, हवाला ट्रांजैक्शन ने, तो चंद्रप्रीत ने क्या अपनी जेब से दिए? दिल्ली सरकार का जो पेमेंट है उसके बिल है, जो बाकी पेमेंट हुई जो चंद्रप्रीत ने करी और होटल ने उसके एविडेंस दिए, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं? तो ये आर्ग्यूमेंट भी ट्रायल कोर्ट का मुझे तो समझ में आया नहीं कि क्या आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बिल्ड करने का प्रयास किया गया बेल देने के लिए। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि साहब जो भी व्यक्ति आपने एक्यूज है कि नॉट समन्ड एट कोर्ट टिल डेट येट ही इज लाइंग इन जुडिशियल कस्टडी एट द इंस्टेड ऑफ ईडी। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपने जितने भी लोगों से पूछताछ करी उन्होंने ईडी की कस्टडी में बताया, और शुरू में नहीं बताया, बाद में ये बताया कि साहब हाँ इसमें केजरीवाल इन्वॉल्व था। तो मुझे एक बात बताइए, जब एक क्रिमिनल गैंग ऑपरेट करता है तो जो नीचे छुटभइये क्रिमिनल होते हैं, क्या ये जाके सीधा अपने बॉस का नाम ले लेते हैं? वो कहते हैं नहीं जी मैं तो था ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। जब तक पुलिस कभी कभी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं करती या उसके साथ कोई इमोशनल खेल नहीं खेला जाता, तब तक वो सच नहीं बोलता। क्योंकि आपने पूछा उससे कि क्या कोई और इन्वॉल्व था, उसने बोल दिया नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टरमाइंड उस खेल में कोई था ही नहीं। इतना इग्नोरेंट एक जज का जस्टिफिकेशन हो सकता है, ये मुझे अजीब लग रहा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि this is also noticeable that in the cases under PMLA, bail of the accused becomes an impossible task to obtain, as on one pretext or the other investigating giving its own reasons which put the accused in a situation almost equivalent to conviction without any hope। भाई ये तो कानून है। अब ये आप कह रहे हैं कि कानून ही गलत है, ये बात अलग है। ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर पास करना चाहिए कि भाई पीएमएलए एक्ट इज इनवैलिड। ट्रायल कोर्ट का जज ये बोलता है कि अगर हम पीएमएलए के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे तो कोई कन्विक्ट बाहर ही नहीं निकल पाएगा जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं चाहेंगी। ये बात तो सही है। इसका मतलब ये है कि ट्रायल कोर्ट के जज ये कहना चाह रहे हैं कि साहब जो कानून बनाया है भारत सरकार ने, जो पीएमएलए का एक्ट है, वो ही गलत है। इसका मतलब आप पार्लियामेंट्री विजडम और आज तक जितने असेसमेंट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जितनी बार भी चैलेंज हुआ है सेक्शन 45, सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए एक्ट, वो सब गलत है। ट्रायल कोर्ट का जज का अपना कंक्लूजन सही है, ये बात बड़ी अजीब लग रही है। मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एंड कंटेंशन रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ बोथ द पार्टीज आर डेल्ट विद। इसका मतलब यह है कि साहब द सिचुएशन बिकम्स मोर ग्रेव इफ लेटर ऑन द एक्यूज्ड कम्स आउट टू बी इनोसेंट एंड एगोनी ही हैज अंडरवेंट रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड। पॉइंट ये आता है, संजय सिंह को बेल मिली, केजरीवाल को भी मिल सकती थी। संजय सिंह को बेल मिली, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली। केजरीवाल का डिबेट चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं ट्रायल कोर्ट के जज कि अगर संजय सिंह को मिल गया तो सबको छोड़ दिया जाए जितने एक्यूज्ड हैं? क्या ये अगर हम आर्ग्यूमेंट लेके चले तो वैलिड होगा? तो सवाल ये है दोस्तों कि जिस ऑर्डर की मैं आपसे बात कर रहा था कि किस आधार पे ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दी है, मुझे उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ऑर्डर पढ़ना जरूरी है। इसीलिए आज पूरे ऑर्डर की विस्तार से चर्चा मैंने आपसे करी। उम्मीद है कि आपको भी बात समझ में आई होगी कि इस पूरे खेल में क्या डिस्क्रिशन ऑफ जज इस लेवल तक हो सकता है कि सारे एविडेंसेस को इग्नोर कर दिया जाए जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कंसिडर किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा था 338 करोड़ प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इवन ट्रायल कोर्ट ने उसको भी नहीं माना। सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर चीफ मिनिस्टर के ये हो ही नहीं सकता, पूरी पॉलिसी बन ही नहीं सकती। तो बाकी सब जेल में रहें और चीफ मिनिस्टर बरी हो जाए, क्या ये लॉजिकल है? जिसको आप मास्टरमाइंड बोल सकते हैं, या जस्ट अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में कहूं कि हु इज द फाइनल अथॉरिटी।
आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पर? इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, जिसका अभी सरकार ने एक डिसीजन लिया है और उसकी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।